तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने शायद ये देखा हो कि हम जैसे मोमेंटम है, यानी कि जो कि पी एक्स पी वाई या पी जेड, हम इसको आमतौर पर रिलेटिविटी में थ्री मोमेंटम कहते हैं, क्योंकि ये स्पेस लाइक है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली स्पेस के डेरिवेटिव मौजूद हैं। और साथ साथ आपको शायद ये भी पता चला हो कि एनर्जी भी एक जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम करते क्या हैं कि इन इन तीनों मतलब इन तीनों को मिलाया हमने, यानी कि ये जो हमारे पास थ्री मोमेंटम है और ई को मिलाया, और उसको मिला के हम एक फोर डायमेंशनल वेक्टर हम जो है वो हम बना लेते हैं। यानी कि अब वो डिपेंड करेगा कि हम स्पेस और टाइम को किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा ई बाई सी कॉमा पी आई, और इससे हम एक फोर मोमेंटम हम जो है वो हम बना लेते हैं। आप अगर ई बाई सी के आप अगर डायमेंशन चेक करें तो वो एग्जैक्टली पी आई के ही बनते हैं। ठीक है। तो अगेन ये जो फोर हमारे पास वेक्टर है, इसको अगर आप महज ट्रांसफॉर्म कराएं तो क्या होगा कि वो थ्रू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पी प्राइम म्यू और पी म्यू में यकीनी भारत तौर में पर जो कोरोना वायरस है, तो ये क्या कहा? हेलो? सारी सर। हाँ, इसको बल्कि बेहतर होगा कि हम इसको इस फॉर्म में लिखें, तो ये अदरवाइज टेक्निकली तौर पे ये सही नहीं रहेगा। इसको मैं ई बाई सी और पी आई करके लिखूँ, यानी कि इसके चार कंपोनेंट हैं। ये इसमें ये हिस्सा जो होता है वो टाइम लाइक कंपोनेंट कहलाते हैं, और ये इससे जो है वो स्पेस लाइक कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड टाइम लाइक कंपोनेंट, टाइम लाइक कंपोनेंट। और ये हिस्सा जो है वो स्पेस लाइक कंपोनेंट कहलाता है, स्पेस लाइक कंपोनेंट। तो अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यकीनी तौर पे जब आप अगर फॉर एग्जांपल पी म्यू और आप अगर इसके दरमियान यानी कि पी म्यू और पी म्यू प्राइम में आप रिलेशन देखना चाहें, वो थ्रू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो हो सकती है, लेकिन वो उसके सारे कंपोनेंट को मिक्स कर देगा। ऑन और यही वजह होगी कि पी म्यू यानी कि एस प्राइम में जो पी म्यू होगा और जो एस में फ्रेम में जो पी म्यू होगा, वो आपको डिफरेंट दिखाई दे सकते हैं कंपोनेंट वाइज। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये करें कि पी प्राइम म्यू और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, वो एग्जैक्टली बराबर होगा कि हम पी म्यू कर रहे हों। क्यों? क्योंकि ये स्केलर बन गया है, डॉट प्रोडक्ट लिया गया है, और ये स्केलर जो होगा वो हर रेफरेंस फ्रेम में सेम होगा। तो हम इस तरह की चीज़ों के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, और ये हमारे पास हैंडल होती हैं तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने का। कि जब भी हमारे पास ये लॉरेंस स्केलर आ जाते हैं तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है, हमें पता है कि ये कांस्टेंट हैं, कि हर रेफरेंस फ्रेम में तमाम ऑब्जर्वर इनके ऊपर मुत्तफ़िक होंगे, तो फिर हमारे लिए कैलकुलेशंस करना आसान हो जाता है। इसका आसान तरीन एक और जो एनालॉग है वो ये कि अगर एक्स म्यू एक फोर डायमेंशनल अगर वेक्टर हो, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सी टी टाइम्स एक्स आई। एक्स आई से मुराद यकीन तौर पर वाई जेड एक्स वाई जेड हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास फोर डायमेंशनल हमने वेक्टर लिखा हुआ है, और ये यकीनी तौर पर क्या होगा, ये टाइम लाइक कंपोनेंट हैं इसके। तो अभी मैंने बताया आपको टाइम लाइक जो कंपोनेंट हैं, और ये इसके स्पेस लाइक कंपोनेंट हैं। ठीक है। तो अगेन अगर मैं एक्स म्यू प्राइम और जो एक्स म्यू के दरमियान अगर रिलेशन देखना चाहूँ तो मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन अ, अगर मैं उसके बरखिलाफ ऐसी कोई चीज़ कर रहा हूँ कि एक्स प्राइम म्यू और और एक्स प्राइम म्यू और एक्स म्यू, तो ये इनवेरिएंट है।
राइट। इसमें ये तमाम रेफरेंस फ्रेम में ये चीज़ सेम रहेगी। और आम तौर पे ये जो चीज़ है, ये जो मैंने सामने आपके सामने मैंने डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली डिस्टेंस लिखा हुआ है मैंने। और डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान का, वो हर रेफरेंस फ्रेम में सेम रहता है, वो फ़र्क नहीं होता। हाँ, अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखते तो वो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ये चूँकि स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ आपने और नोटिस की हो कि जब मैं इसको डॉट प्रोडक्ट कह रहा हूँ, तो आमतौर पे तो बस आप जो ए डॉट बी कर दिया करते थे और आपकी जान छूट जाती थी। लेकिन जब हम बहुत थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स करते हैं, तो वहाँ हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है फॉर सम पर्टिकुलर रीज़न। वो जो मैंने आपको कहा है, एरिक फलोनी के जब आप शुरू के लेक्चर्स देखेंगे, तब आपको ये बात फ़र्क पता चलेगा कि ये वाला जो वेक्टर होता है नॉर्मली, दिस इज़ कॉल्ड एज अ डुअल वेक्टर। ये डुअल वेक्टर कहलाता है, ठीक है। और ये बेसिकली वेक्टर होता है, ठीक है। इनमें फ़र्क है। ये जो पार्टिकल फिजिक्स में जो 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 एलेक्स फेलोनी ने जो लेक्चर्स दिए हैं, उसमें आप देखिएगा कि इसमें इसने इतना ज़्यादा इस पर एम्फोसाइज नहीं किया है, क्योंकि जब हम पार्टिकल फिजिक्स या स्पेशल रिलेटिविटी कर रहे होते हैं, खासतौर पर पार्टिकल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये काम चल जाता है कि हम डुअल वेक्टर्स के जो डिफरेंस है उसको इतना ज़्यादा एम्फोसाइज ना करें। बट अगेन व्हेन वी ट्राई टू डू जनरल रिलेटिविटी, वहाँ डुअल वेक्टर्स को बिल्कुल उनकी सही फॉर्म में समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये फ़र्क क्यों है, ठीक है। तो ये आम तौर पे जब हम बहुत आसानी के साथ a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख देते हैं, और वाकई में ये बात ट्रू भी होती है, लेकिन वो उसकी वजह सिंपल ये होती है कि हम नॉर्मली ये जो मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं, ये हम यूक्लिडियन स्पेस में कर रहे होते हैं। और यूक्लिडियन स्पेस में आप एक टर्म इस्तेमाल होगी जिसे मेट्रिक टेंसर कहते हैं। वो मेट्रिक जो होता है वो सिंपल 1 1 1 होता है, यानी कि एक यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो उसकी वजह से ये फ़र्क कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन जब हम स्पेशल रिलेटिविटी में या इवन जनरल रिलेटिविटी में, जब हम बिल्कुल जर्नल वेक्टर्स का जब हम डॉट लेने की कोशिश करते हैं, जिसका कि तरीका ये है, ये इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो वहाँ पर चूँकि मेट्रिक डिफरेंट होता है, जैसे कि हमारे पास जो स्पेशल रिलेटिविटी है, उसमें जो मेट्रिक है, नॉर्मली हम उसको ईटा म्यू न्यू के तौर पे लिखते हैं। ईटा इसलिए क्योंकि जी म्यू न्यू जो है, वो आम तौर पे हम जर्नल मेट्रिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ग्रेविटी वगैरह इन्वॉल्व हो रही हो, कर्वेचर हो रहा हो। जो मिन्कॉस्किन स्पेस का मेट्रिक है, वो नॉर्मली इस तरह ईटा से लिखा जाता है। ये जस्ट बस लिखने के तरीके हैं, आप जी म्यू न्यू से भी लिख दें तो कोई बुरा नहीं मानेगा। तो आप चाहें तो इसको -1 1 1 करके लिख दें आप, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी म्यू ईटा म्यू न्यू 1 -1 -1 -1। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये आता है कि जो जनरल रिलेटिविटी के लोग हैं, जो जीआर करते हैं, हार्डकोर जीआर करते हैं, वो ये मैट्रिक इस्तेमाल करते हैं। और जो पार्टिकल फिजिक्स के लोग काम करते हैं, वो अक्सर ये मैट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ये इक्वलेंट हैं। आप चाहें तो टाइम के साथ माइनस लगा लें, बाकी स्पेस के साथ प्लस साइन हो, या फिर आप जो टाइम के साथ प्लस रखें और बाकी स्पेस के साथ आप जो है वो नेगेटिव साइन लगा लें। तो ये मेट्रिक टेंसर्स कहलाते हैं, और ये काम कर रहे होते हैं इस तरह की चीज़ों में। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये एक्स म्यू लिखा हुआ है, उसको आप ये डुअल वेक्टर लिखा हुआ है, राइट, जिसे हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कहते हैं। उसको आप अगर एक कोवेरिएंट वेक्टर से अगर रिलेट करना चाहें, राइट, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स न्यू, ठीक है। ये न्यू से न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आपके पास एक फ्री इंडेक्स है, ये फ्री इंडेक्स है, और ये कॉन्ट्रैक्टेड इंडेक्स है न्यू। अब ये न्यू चूँकि दोनों में जगह पे सेम आ गया है, तो इसकी जगह आप चाहे न्यू लिखें, सिग्मा लिखें, कैपा, गैमा, जो चाहे लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि आप किस तरीके से ये जो वेक्टर है और जो डुअल वेक्टर है उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास अगर ये यूँ लिखा हुआ हो एक्स म्यू, तो आप इसको एक डुअल वेक्टर के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि जब डुअल वेक्टर के साथ हम वेक्टर को रिलेट कर रहे होते हैं, तो ये इस तरह जाता है, और जब हम इसके साथ एक वेक्टर के साथ डुअल वेक्टर को रिलेट कर रहे होते हैं, तो ये यहाँ पर ये ईटा म्यू न्यू इधर आता है, और ये न्यू को इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये लिखने के तरीके हैं।
तो ये दोनों वेक्टर फंडामेंटली तौर पे दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसका अंदाज़ा हमें शायद अगले सेमेस्टर में जब हम जनरल रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो उसको ज़्यादा होगा। ये कोवेरिएंट वेक्टर कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज कोवेरिएंट वेक्टर फॉर सम रीज़न, कोवेरिएंट वेक्टर। और ये वेक्टर कहलाता है कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, कॉन्ट्रावेरिएंट वेरिएंट वेक्टर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, राइट। लेकिन जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में हम चाहें तो यूँ लिख दें या यूँ लिख दें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये स्केलर्स हैं। इनका जवाब हमेशा हर रेफरेंस फ्रेम में सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम रिलेटिविटी में इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं जहाँ पे ये इंडेक्स रिपीटेड इंडेक्स के तौर पे आ जाए। अब एक दफ़ा ये इंडेक्स रिपीट हो गया, आप लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि ये फिर जब इंडेक्स रिपीट हो जाता है तो हम उसको डमी इंडेक्स कहते हैं। अब आप इसकी जगह पे आप चाहें तो रॉ लिख दें, इट डजेंट मैटर, ये सेम क्वांटिटी है, क्योंकि जो इंडेक्स रिपीट हो रहा है उसकी फिर कोई अहमियत नहीं रह जाती, उसकी जगह कुछ भी लिख दें। इंडेक्स से क्या है, हाँ जो सिंगल इंडेक्स है उसकी अहमियत है, जैसे ये एक सिंगल इंडेक्स है तो ये यहाँ पर भी ये इंडेक्स आना चाहिए, अदरवाइज आपने कुछ गलती की है, ठीक है। और ये रिपीटेड इंडेक्स है, इसकी जगह आप कुछ भी लिखें, इट डजेंट मैटर। तो ये डमी इंडेक्स कहलाते हैं, जो रिपीटेड इंडेक्स हैं डमी इंडेक्स हैं, और ये सिंगल इंडेक्स है तो वो अपनी जगह रहना चाहिए। तो ये वेक्टर्स हैं ये। और अगर सर मैं, हाँ पूछें। सर ये कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट जो वेक्टर है सर, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हम इसको क्यों इस तरह लिखते हैं? देखो मैं वही कहूँगा कि अभी मैं इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा, थोड़ा सा एक सेमेस्टर रुक जाओ, क्योंकि फिर इसको मुझे समझाने के लिए ना और बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी। तो अभी फ़िलहाल मेरी बात पे यकीन कर लो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले सेमेस्टर में यकीनी तौर पे जब हम जीआर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें इनमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इनके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स मुख्तलिफ हैं। अभी हम इनके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स में इतने ज़्यादा इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है कि उसके बगैर हमारा काम चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम जीआर पढ़ेंगे तो फिर हमारे हाथ पांव बन जाते हैं, तो वहाँ हमें इनको इनके फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वाई दे आर कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स एंड वाई दे आर कोवेरिएंट वेक्टर्स। वो फिर हमें उसकी जो डुअल वेक्टर समझने पड़ते हैं कि ये डुअल वेक्टर्स हैं क्यों। क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें कभी आपने ज़्यादा फ़र्क किया नहीं होगा। वो और बात है कि आपने अगर क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो होती है मैं डिराक अलजबरा, अगर आपने या डिराक नोटेशन इस्तेमाल की हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि साई है, ये बेसिकली वेक्टर है, लेकिन जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, सो दिस इज़ द डुअल वेक्टर, राइट। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये डुअल वेक्टर्स और वेक्टर्स आते हैं, ये क्योंकि हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। लेकिन इसकी डिटेल में जाए बगैर भी थोड़ा बहुत काम चल जाता है। लेकिन अगर हम यही काम जीआर में करने की कोशिश करें जहाँ पर कर्वेचर्स वगैरह होते हैं स्पेस टाइम के, वहाँ पर ये मामला बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसको समझना कि ये डुअल वेक्टर है, तो ये डुअल वेक्टर इस वेक्टर से मुख्तलिफ चीज़ है। ये एक डिफरेंट स्पेस में रहता है और ये एक डिफरेंट स्पेस में रहता है। ये कोटेंजेंट, ये टेंजेंट स्पेस में रहने वाला एक वेक्टर है, और ये कोटेंजेंट में रहने वाला ये एक वेक्टर है। ये दो डिफरेंट स्पेसेस में रहने वाले लोग हैं, और हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेके एक 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 रियल नंबर हम जो है वो बना लेते हैं। तो जस्ट वेट फॉर ए सेमेस्टर, ताकि हम इसकी डिटेल के अंदर और जा सकें। ये फ़र्क है वहाँ पर आपको ये मेट्रिक, चूँकि इसमें मेट्रिक टेंसर इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर आपको मेट्रिक टेंसर की ज़रा डिटेल समझनी पड़ती है। लेकिन कुछ डिटेल ये जो मैंने आपको एरिक फेलोनी के जो लेक्चर्स के कहे, जो शुरू के आप 4-5 लेक्चर्स हैं, मैं एग्जैक्टली नंबर बता दूंगा कि 1 से लेके कहाँ तक आप पढ़ें, तो उसमें उसने इस हद तक कवर कर दिया है कि आपकी जो इनिशियल तशनगी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा तफसील में जाने के लिए आपको थोड़ा सा जीआर वाले कोर्स का इंतज़ार करना पड़ेगा, कि जिसमें कि ये ज़्यादा डिटेल में है। अगर आप उसको समझना चाह रहे हैं तो अगेन जो जीआर पे जो उसके लेक्चर्स हैं एलेक्स फेलोनी के, वो उसके शुरू के आप 4-5 लेक्चर्स आप देख लीजिए,
उसने ये चीज़ डिस्कस की हुई है। वैसे जो मैं आपको ये लेक्चर नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा उसमें ये चीज़ थोड़ी हद तक इसने इसने डिस्कस की हुई है, लेकिन वो फिर हम बिल्कुल उससे हट जाएंगे और हमें फिर जाके मेट्रिक टेंसेस को समझना पड़ेगा, डुअल स्पेसेस को समझना पड़ेगा, जिसको मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड करना चाह रहा हूँ। बेहतर है कि हम पार्टिकल फिजिक्स में रहें, क्योंकि अभी हमें इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। बट इन जनरल वी मस्ट नो, जब आप ये BS की डिग्री लेके जा रहे हो, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी हो, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डोल वेक्टर्स क्या चीज़ होते हैं, वेक्टर्स क्या हैं। क्योंकि जो आपने डेफिनेशन वेक्टर्स की बचपन में पढ़ी है वो GR पढ़ने के लिए हरगिज़ भी काफ़ी नहीं है, मारे जाएंगे वरना। यस यस सर। हाँ, और कोई सवाल जो लेक्चर्स के हवाले से हो आप अब करना चाहें तो ये याद रखिएगा कि हम रिलेटिविटी में इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं जहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट ले सकें, स्केलर बना सकें। और कोई चीज़? सर हाँ सर हमने पढ़ा था कि रिलेटिविटी में मेस हमारे पास वेरिएंट है और मेस का हाँ, स्क्वायर एन वेरिएंट है। एग्जैक्टली। सर इसका क्या मतलब हो गया? देखिए, आपने अगर इसको पढ़ा हो तो आपको ये भी पता होगा कि ये कॉन्सेप्ट आ कहाँ से रहा है। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ से, ये कहाँ गया ये, आप अगर लेक्चर्स को गौर से पढ़ें तो जब आप पी म्यू करते हैं तो ये -m² के बराबर निकलता है। ये इसकी कैलकुलेशन की है आपने? सी स्क्वायर, यस सर। हाँ, चलें वो C² एन को स्क्वायर सी स्क्वायर, चलें मैंने यस सर। क्योंकि मैं C² को अक्सर 1 करने का आदी हूँ, कि मैं कहीं ना लगाऊं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ इनवेरिएंट है, तो अगर ये चीज़ इनवेरिएंट है तो फिर राइट साइड पे जो चीज़ है वो भी इनवेरिएंट है। बात समझ में आई? इस वजह से कहा है क्योंकि ये एक बहुत ही टेक्निकल और फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन न्यूटोनियन आइडियाज़ एंड आइडियाज़ गिवन बाय आइंस्टाइन। क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, या जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स से मेरे मुराद हैमिल्टोनियन या लैग्रांजियन के दिमाग में जो आइडियाज़ थे वो बेसिकली ये थे कि मास ऑफ ए पार्टिकल जो है वो, जैसे कंजर्वेशन लॉज होते हैं, वो उसको भी एक तरह का कंजर्वेशन लॉ समझते थे कि भाई अगर मैटर है तो फिर अगर उससे रिलेटेड जो मास होगा वो भी कंजर्व होगा, और इनका पूरा इस पर मुकम्मल ईमान था। लेकिन आइंस्टाइन ने ये चीज़ नोट की कि अगर उसकी स्पेशल रिलेटिविटी दुरुस्त है तो फिर मास जो है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं हो सकते। नॉर्मली हम, आपने अब तक जब तक इतनी फिजिक्स पढ़ी होगी आपका ख्याल यही होता है कि भाई ये तो कांस्टेंट चीज़ है। सवाल जवाब ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और यही वजह है, मैंने जैसे आपको रेफ़र भी किया था कि आप आइंस्टाइन का E=mc² से रिलेटेड जो पेपर है वो आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि आइंस्टाइन ने जो ओरिजिनल पेपर था उसमें उसने ये इक्वेशन नहीं लिखी थी। उसने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो बेसिकली ये थी, m=E/c²। और उसके पेपर का जो वैसे तो उसने जर्मन ज़बान में लिखा था पेपर, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो थी वो ये थी कि does the inertia of an object is equal to the energy uh, content of that body, कि क्या किसी बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसके बराबर है कि उसमें एनर्जी कितनी है। तो वो उसने बेसिकली ये इक्वेशन ड्राइव की थी कि भाई ये है। तो आप देख सकते हैं इसमें फंडामेंटल जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसी तो कांस्टेंट है, तो जो ई है वो ई का फंक्शन है और ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को जब आप फर्दर एलेबोरेट करते हैं तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, E² = m² c² + E²c²। ये एक इन्वेरिएंट इक्वेशन है। ये हर रेफरेंस फ्रेम में आपको सेम दिखाई देगी, और ये आप करके भी देख सकते हैं। और ये करने की एज सच कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमें मालूम है कि जो पी म्यू मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो वैलिड इफ़ आई हैव पी म्यू प्राइम एंड पी म्यू प्राइम। तो ये इक्वेशन हर रेफरेंस फ्रेम में ट्रू है। तो और जिसको जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, खोलेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है ना? तो जो फंडामेंटली तौर पे इनवेरिएंट चीज़ है वो एनर्जी है, बट नॉट द मास। यहाँ से हमें क्लियरली अंदाज़ा हो रहा है कि मास इज़ नॉट कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा, आपके पास एक पायोन है
वो 2 फोटोन के अंदर वो डिके कर गया। पाई नॉट के पास तो रेस्ट मास है, फोटोन के पास तो रेस्ट मास है ही नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम, मतलब फिर हम इसको कैसे समझें कि मैथ कांस्टेंट है? मैथ कांस्टेंट नहीं है। हाँ, एनर्जी कांस्टेंट है। तो एनर्जी जब आप इसकी निकालेंगे और इन दोनों की निकालेंगे तो वो बराबर होगी, यानी कि इस फॉर्मूले के तहत, इस फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इसकी डायनामिक्स को समझने के लिए, इसके डिके को समझने के लिए। इसके रेस्ट फ्रेम में जाइए तो आपके पास सिर्फ ये हिस्सा बचेगा, ये हिस्सा ज़ीरो हो रहा होगा। जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर इसमें ये हिस्सा ज़ीरो हो रहा होगा और ये हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो वहाँ पे ये ई वाली चीज़ कांस्टेंट रहेगी दोनों में, सिर्फ कंट्रीब्यूशन का फ़र्क होगा। इसके रेस्ट फ्रेम में ये हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है जो कि इसके बराबर है, और गैमाज में ये हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि गैमाज के बाद रेस्ट मैस नहीं होता। हम यहाँ पे एम नॉट लगा दें ताकि आपको पता चले कि ये रेस्ट मैस है, राइट। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हमारे दिमागों में क्लियर होनी चाहिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आइंस्टाइन ने बिल्कुल चेंज कर दिए थे। अच्छा, आप लोगों ने जो मुझसे सवाल नहीं पूछा जो मैं पूछना चाह रहा था, मैंने जैसे आपसे कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो अच्छा रहेगा। सर हाँ। सर मैं सवाल पूछना चाह रहा था सर, लेकिन आपने टाइम नहीं दिया मुझे भी। अच्छा, तो आप पूछें तो मैंने रोका कब है आपको? मैं तकरीबन पिछला सेशन भी हाथ खड़ा करके रखा हुआ सर, हैंड अप किया, आपने नहीं देखा नहीं, नहीं तो इस पे। इस वजह से नहीं देखा मैंने, क्योंकि मैं उसमें कुछ एक्सप्लेन करने में लगा था। आप फिर ज़रा सी। सर असल में जो मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहा था उसमें मुझे जो बुनियादी सवाल नजर आ रहा है हाँ। कि सर वक्त क्या है, यानी टाइम, व्हाट इज टाइम, यानी हाँ, टाइम क्या है, कैसे डिफाइन। और कोई सवाल? और है सर, और दूसरी बात ये भी है कि वक्त से हम गुजर रहे हैं या हमसे वक्त गुजर रहा है। और और ये भी है कि सर कि क्या हम टाइम और स्पेस को एक साथ मिला रहे होते हैं, तो हमने कहा कि वो रबर शीट की तरह है। हाँ, तो उन उसमें जाहिर सी बात है कि जो भी मैस हैवी मास रखा जाएगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो उसमें गड़ा पैदा होगा, एक गड़ा, नहीं यानी तो कर्वेचर पैदा होगा। ये कर्वेचर की बात तो हम अगले सेमेस्टर में करेंगे, अब अभी ना करो, क्योंकि वो फिर हमें जीआर की तरफ लेके जाएगा। और कोई सवाल? सर एक और सवाल है सर। सर ये एनर्जी और मास इक्वल हो सकता है? अभी हमने क्या इक्वेशन देखी है? इजिकल टू एम सी स्क्वायर सर। हाँ, तो तो कैसे होते हैं सर? कैसे होते हैं वो हम, अब मैंने आपको बताया, तो उसमें आप ज़रा नोट्स में जाके देखिए, आपको डेरिवेशन मिल जाएगी, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और सर राइट। अ, दूसरा सवाल ये था कि सर कि ये जो वक्त है ये हर एक बंदे के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल कि जो वक्त ले रहे हैं वो, ये जो आम हम जो 24 घंटे ले रहे हैं ये वाला वक्त की बात कर रहे हैं या कोई और चीज है। मिसाल के तौर पर कि आज का दिन फर्ज करें मेरे लिए बोरियत का दिन होता है, किसी के लिए अच्छा दिन होता है, क्या ये यही वक्त की बात कर रहे होते हैं हम? और कोई सवाल? बस यही है। हाँ, बस यही सर सवाल आते हैं। सर एक और सवाल भी है हाँ। कि ये जो हम स्पेस टाइम ले रहे हैं ये हमेशा के लिए रिलेटिव है या एट अ टाइम किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से रिलेटिव होते हैं? अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि आप अगर मुझसे ये पूछना चाहें कि एग्जैक्टली टाइम क्या चीज़ है, इसका जवाब अभी बहुत क्लियर नहीं है। हाँ, हमें इतना मालूम है कि टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेट है, और एक कोऑर्डिनेट कह लें, या जिसे हम आम फिजिक्स में कहते हैं पैरामीटर है, ठीक है, जिससे कि हम इवेंट्स के ऑर्डर को हम देख सकते हैं कि भाई एक इवेंट ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ। एक बात, आइंस्टाइन ने हमें ये बात बताई कि अगर आप फिज़िक्स कर रहे हों हाई स्पीड पे, ख़ास तौर पे, क्योंकि लो स्पीड पे भी ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम वो इफ़ेक्ट इतने विजिबल नहीं हैं। तो उसने कहा कि जब हम हाई स्पीड के ऊपर जाके फिज़िक्स करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो स्पीड जहाँ पे कि हम स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगें, ठीक है, तो वहाँ पर फिज़िक्स करने का तरीका ये है कि हमें स्पेस और टाइम को इक्वल फुटिंग्स के ऊपर लेना पड़ेगा, एक सी अहमियत देनी पड़ेगी। अच्छा,
ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको जो स्पेशल रिलेटिविटी के जो पोस्टुलेट हैं जिस पे आपने अभी तक बात नहीं की, वो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर पोस्टुलेट समझ में आ गए ना आपके, तो बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद उससे निकलती हैं। रिलेटिविटी की सबसे बड़ी ब्यूटी जो है वो ये है कि इसके इंतहाई कंसाइज और बहुत ही छोटे छोटे किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, बट एवरीथिंग कम्स आउट फ्रॉम दोज टू पोस्टुलेट्स। आपको पता है पोस्टुलेट्स को हम वेरीफाई करते हैं, उसको प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, मतलब हम उनको मनोवन मानते हैं और फिर ये देखते हैं कि उनकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हमें नेचर में दिखते हैं कि नहीं दिखते। अगर दिखते हैं तो ठीक है, वो पोस्टुलेट दुरुस्त हैं, अदरवाइज वो पोस्टुलेट गलत हैं। पहला पोस्टुलेट वो ये कहता है आइंस्टाइन कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। इनर्शियल ऑब्जर्वर्स को फिजिक्स के लॉज सेम दिखाई देंगे, और हम देखते हैं कि हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप अगर एक काम बस में बैठे हुए कर रहे हैं, वो बस अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है और आप उसको फर्ज करें रुके हुए हैं ज़मीन, आप सड़क पर खड़े हुए हैं, यानी कि आप स्टेशनरी हैं अर्थ के लिहाज से, तो आप दोनों अपने फिज़िकल लॉज को अपने अपने लिहाज से लिख सकते हैं, और फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप ये देखेंगे कि जो लॉज उसको वो ड्राइव करेगा वही लॉज आपके पास भी ड्राइव होके आएंगे। तो फिज़िक्स के लॉज में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, एक बात। लेकिन ये जो सेकंड चीज़ है, यहाँ तक अगर बात रहती तब भी बात चल जाती, और ये मोर और लेस वही चीज़ रहती जो कि गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में थी कि भाई आपने x माइनस वी टी कर लिया, तो वो आप दोनों जो ऑब्जर्वर्स हैं वो अपने अपने जो फिज़िक्स है उसको आपस में हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने x प्राइम इक्वल्स टू x माइनस वी टी किया तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लीजिए, तो आप फिर वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, आप वहाँ से फोर्सेस को भी आप एक्सटेंड जो है वो आप ड्राइव कर सकते हैं। प्रॉब्लम खड़ी होती है कि जब हम हायर स्पीड के ऊपर जाने की हम कोशिश करते हैं, वहाँ मसले खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर ये गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेक कर जाती हैं। अच्छा, वो ब्रेक क्यों कर रही हैं, एक बहुत बड़ा मसला है, वो है सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? सेकंड पोस्टुलेट ये आपसे कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, इज इनवेरिएंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर, यानी कि वो एक फास्टेस्ट चीज़ तो है, ठीक है, कि कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकती, वो अपनी जगह, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट irrespective ऑफ द मोशन ऑफ द इनर्शियल ऑब्जर्वर्स, या वो तमाम ऑब्जर्वर्स को सेम दिखाई देती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपने आम जिंदगी में देखा है कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक कार गुजरती है, बल्कि मैं यहाँ से बनाऊँ, और इसी तरह की मैंने डायग्राम मेरे ख्याल से लेक्चर्स में ही बनाई हुई हैं। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ से एक गाड़ी गुजरी, ठीक है, उसकी स्पीड थी लेट्स से 5 किलोमीटर पर आवर, चलें 5 तो बहुत कम है, 35 कर दें पर आवर। तो यहाँ से खड़े होकर आपने ये देखा कि ये इसकी स्पीड है, फाइन। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें आप एक और ऑब्ज़र्वर होता जो कि खुद एक गाड़ी के अंदर जो है जा रहा होता, ठीक है, और उसकी स्पीड ये जो देखता, ये जो मतलब मैं अगर इसको ए कहूँ, इसको बी कहूँ और इसको सी ऑब्ज़र्वर कहूँ, तो सी की वेलोसिटी बी के लिहाज से मैं अगर इसको वी सी बी कह दूँ, और लेट्स कॉल इट ये वी ए बी, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, इसको मैंने सही से लिखना चाहिए। ये वेलोसिटी जो है वो दरअसल क्या है, वी ए बी है, ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से, और ये वी सी बी है, ये बी की सी की वेलोसिटी है बी के लिहाज से। लेट्स से कि इसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसने कहा कि ए जो है वो इस डायरेक्शन में सी इस डायरेक्शन में जा रहा है विद 30 किलोमीटर पर आवर, और ए इसी डायरेक्शन में जा रहा है विद 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो इसने बी ने देखा। अच्छा, अब सी जब ए को देखेगा तो उसको कितनी वेलोसिटी दिखेगी? चूँकि ये ऑलरेडी 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, इसको जो ए की वेलोसिटी दिखेगी, यानी कि जो हम ये कहें कि ए की वेलोसिटी
सी के लिहाज से वो क्या होगी, वो जस्ट 5 किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि ये 30 किलोमीटर से तो ऑलरेडी जा रहा है ये, ठीक है, तो रिड्यूस होके मिलेगी। और ये बात आप आमतौर पे देखते हैं, आप खुद एक बस में बैठे हुए जा रहे हो, आप आपकी स्पीड खुद अच्छी खासी है, तो बराबर से जो गाड़ी गुजरती है, क्योंकि फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी की स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी गाड़ी आपको अगर 100 किलोमीटर से गुजर रही है, तो वो जूम करके तो उस आदमी के लिए गुजरेगी जो कि सड़क पर खड़ा होगा, वो गाड़ी भी और आपकी बस भी। लेकिन आप जब बस में बैठे हुए उस गाड़ी को देखेंगे जो कि 100 किलोमीटर से चल रही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो आपको इतनी तेज़ी से जूम करती हुई नहीं दिखाई देगी, वो जस्ट आपको 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो सी गाड़ी है वो अब की दफ़ा ऐसा हो कि वो बजाय इस तरफ जाने के इस तरफ आ रही हो, अब क्या होगा, अब जो VCB है वो उसको 30 सॉरी, अब वो उसको 5 AC कहना चाहिए ना, AC, अब ये इसको 5 किलोमीटर नहीं दिखाई देगा अब, और ये इस वजह से कि फ़र्ज़ करें कि अब की दफ़ा इसकी अपनी जो स्पीड है जिससे मैं VCB कह रहा हूँ, वो 30 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब की दफ़ा क्या होगा, जब ये गाड़ी फ़र्ज़ करें आपस में क्रॉस करेंगी, तो ये सी ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ए की जो वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर नहीं है, बल्कि 30 + 35 65 किलोमीटर पर आवर है, राइट। तो अब ये चूंकि अब अपोजिट संख्या में आ रहे थे, तो वो वेलोसिटी इस तरीके से ऐड हुई कि अब उसको इसकी स्पीड जो है वो 65 किलोमीटर पर आवर दिख रही है। अच्छा, ये ऐसे ही नहीं होगा सिर्फ सी को ए की स्पीड ऐसी लगेगी, बल्कि एग्जैक्टली ए को ऐसा लगेगा कि सी जो गाड़ी है या ऑब्जर्वर है जो अभी जूम करके गुजरा है, उसकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये सी को लगेगा कि ए 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लेफ़्ट टू राइट की तरफ गया है, और ए को ऐसा लगेगा कि ये जो सी ऑब्जर्वर है वो 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से राइट टू लेफ़्ट गया है, ठीक है। तो आपने देखा कि वेलोसिटीज़ चेंज हो जाती हैं, रिलेटिव होती हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो गाड़ी थी, ठीक है, इसने अगर टॉर्च ऑन की हुई होती और टॉर्च से लाइट निकल रही होती, इसी तरह ये जो सी ऑब्जर्वर है इसने भी लाइट ऑन कर दी। फ़र्ज़ करें कि रात का वक्त था, इन्होंने अपनी हेडलाइट्स ऑन कर दी, तो अब यहाँ से लाइट जा रही है, ठीक है। अब इस सूरत हाल में इनकी गाड़ी की अपनी स्पीड तो आपने देखा जब हमने निकाली तो वो सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जब हम लाइट की स्पीड नोट करेंगे, ये सी जाके ए की जो हेडलाइट से निकलने वाली लाइट की स्पीड नोट करे, तो हैरान रह जाएगा। वो एग्जैक्टली सी, यानी कि मैं अभी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख रहा, सिर्फ सी लिख रहा हूँ। इसी तरह अगर ए देखना चाहे कि ये सी की वेलोसिटी कितनी है, तो वो उसको भी एग्जैक्टली सी दिखाई देगी। ऑन दी अदर हैंड अगर वो सिर्फ उसकी गाड़ी की स्पीड देखेगा, तो चूंकि वो गाड़ी जो है वो उसके मुकाबले में स्लो चल रही है, तो उसको ऐसा लगेगा ए को कि ये गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लेफ्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा होगा ना, तो ये इसको सी जो है गाड़ी वो उसको पीछे की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाती हुई दिखाई देगी। बट जब वो लाइट को देखेंगे, तो लाइट के पर वो देख के हैरान हो जाएंगे कि जो स्पीड सी को ए की हेडलाइट से निकलने वाली लाइट की दिख रही है, एग्जैक्टली वही स्पीड ए को सी की हेडलाइट से निकलने वाली स्पीड आपको दिख रही है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। ऑन दी अदर हैंड साथ साथ इन दैट केस कि जब यहाँ से जो हेडलाइट से जो अब मतलब सी ऑब्जर्वर जो है राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हो, और फिर वो जो है ए की हेडलाइट से लाइट जो निकल रही है उसको नोट करे, और ए जो है वो सी की हेडलाइट से निकलने वाली लाइट को ऑब्जर्व करे, तो वो फिर हैरान हो जाएंगे कि हर सूरत में स्पीड ऑफ लाइट तो सेम है, लेकिन गाड़ी की स्पीड डिफरेंट आ रही है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये इनवेरिएंट है, कांस्टेंट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। बट हाउ कम इट इज पॉसिबल? स्पीड क्या चीज़ है? स्पीड है स्पेस ओवर टाइम, यही है ना स्पीड। सिंपल, मगर मैं सी की बात ना करूं, स्पीड की बात करूं, और हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो, है तो वो स्पेस ओवर टाइम। तो अब
आपको मालूम है ये जो फ़र्क आ रहा था वो इसलिए फ़र्क आ रहा था, यहाँ पे ये हमें 5 किलोमीटर दिख रही है और यहाँ और कि ए जो है वो सी के मुकाबले में से 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे जा रहा है। उसकी वजह सिंपल ये है कि हम यहाँ पर स्पेस को और टाइम को इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें कोई स्पेस और टाइम श्रिंक व्रिंक होते हुए नहीं दिख रहे जो आम हम फिजिक्स कर रहे हैं, और आम स्पीड पे ये इफेक्ट हमें दिखता भी नहीं है। लेकिन जब हम बहुत हाई स्पीड पे जाते हैं, यानी कि जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट की तरफ जा रहे हैं, राइट, बल्कि हम स्पीड ऑफ लाइट को इटसेल्फ अगर हम देखना चाह रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि वो कांस्टेंट रहे, हर ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट रहे, तो आप ये बात जानते हैं कि ये चीज़ उसी सूरत में कांस्टेंट रह सकती है, राइट, कि ये जो डेल्टा एक्स है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ और ये डेल्टा टी है, ये रिजिड ना हो, दिस शुड बी डायनामिकल। कहीं पर अगर डेल्टा एक्स बड़ा हो रहा हो तो डेल्टा टी छोटा हो जाए, इस तरह के ये चीज़, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है ये चीज़ कांस्टेंट रहे, या कहीं पर ऐसा हो रहा हो कि डेल्टा एस छोटा हो रहा है तो डेल्टा टी बड़ा हो जाए, इस तरह के सी कांस्टेंट रहे, राइट। सो स्पीड ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट डिक्टेट करती है, फंडामेंटली डिक्टेट करती है कि ये डेल्टा एस और डेल्टा टी कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट, दे कैन नॉट रिमेन रिजिड, दे हैव टू बी वेरिएबल। वेरिएबल इन अ सेंस कि ये जो है इनकी जो क्वांटिटीज़ हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी सेम नहीं रह सकती हैं, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, उसमें डेल्टा एस और डेल्टा टी चेंज हो सकते हैं। और एक चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की थी, एक बहुत सिंपल चीज़ थी ये, दो इट इज़ अ क्रूड वे, मैं इसको हरगिज़ भी ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज़ दी बेस्ट वे, इसको समझाने के लिए, समझने के लिए आपको इस तरह समझना पड़ेगा कि देखिए, अगर ये एक वेक्टर हो मेरे पास, उसके प्रोजेक्शन अगर ये एस है, या सिंपल दिस इज आर एक्स एंड दिस इज आर वाई, ये आर स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, यानी कि मेन वेक्टर है, ये आर स्क्वायर का मतलब बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है कि वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। चलें ये वेक्टर हमने यहाँ पे लिखा और ये थीटा है, ठीक है। फर्स्ट करें कि थीटा इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अभी आपके पास आर एक्स ये है और आर वाई ये है, ठीक है, और आप आर को लिख सकते हैं ऐसे कि आर एक्स आप और आर वाई जे आप ऐसे ही लिखते हैं ना आमतौर पर अपने वेक्टर्स को। अब अगर फर्ज करें कि हम ये कहें कि ये जो थीटा है वो फंक्शन है वेलोसिटी का, फर्ज करें एट सम गिवन वेलोसिटी, लेट्स से v1, थीटा ये था, एट सम वेलोसिटी v1 थीटा इज थीटा 1, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि ऐसा हो कि इसकी वेलोसिटी v2 हो जाए, ठीक है, तो अब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो गया। फर्ज करें कि मैंने आपसे कहा कि अब ये नया थीटा जो है वो ये आया है, अब ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो आपके पास ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 हो गया। अब क्या हुआ इससे हुआ ये कि देखिए ये जो आर है, आर तो सेम रहा ना, सिर्फ क्या चीज़ चेंज हुई है, ये जो उसके प्रोजेक्शन थे, जिसके कंपोनेंट थे वो चेंज हो गए। अब नया प्रोजेक्शन ये है, और यानी कि एक्स एक्सिस पे जो नए प्रोजेक्शन है वो ये हैं, और जो वाई एक्सिस पे जो नए प्रोजेक्शन है वो ये हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये प्रोजेक्शन कम हो गया, ये प्रोजेक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आर तो बहरहाल सेम रहेगा ना, और ये आर क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमें मालूम है कि हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो असल में मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये आर और ये आर में तो फ़र्क है ना, क्योंकि आप जानते हैं